के शो में ऑपरेशन सिंदूर नाकामी, गैर मंतकी तौजेहात, भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। उसूली सिफारतकारी, देर पास शिराकतदारी, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की पजीराई। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब, फील्ड मार्शल का अहम खिताब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो अब से कुछ देर कबल जो आज ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ, जो NDU के अंदर फील्ड मार्शल का अहम तरीन खिताब हुआ, इस खिताब के अंदर पाकिस्तान किस तरह से आलमी सतह के ऊपर अपना जो पाकिस्तान की सिफारतकारी हो या पाकिस्तान की जिस तरह से जो हालिया पाक भारत तनाज़ा रहा, इस दौरान जो पाकिस्तान का किरदार रहा, इस पर भी रोशनी डाली गई। भारत की जो प्रिपेयर्डनेस थी या जो भारत की नाकामी थी, वो नाकामी क्यों हुई और कहाँ कहाँ भारत का स्ट्रेटेजिक फोरसाइट नहीं था, जो मिसकैलकुलेशंस थी जिसकी वजह से भारत बेनकाब हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए जो उसने मजीद मिसकैलकुलेशंस की, उस पर भी रोशनी डाली गई है। साथ साथ रिसेंटली एक प्रोपेगेंडा हुआ और उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान को कोई सपोर्ट हासिल थी इंटरनेशनल कंट्री की। इस प्रोपेगेंडे को भी इसमें जवाब दिया गया फील्ड मार्शल की तरफ से कि ऐसा नहीं है, और ख़ास तौर पे भारत की तरफ से कि भारत ने अपनी मुहिम जोई से पहले सोचा नहीं कि वो एक न्यूक्लियर रियासत पाकिस्तान जो कि पूरी तरह तैयार था उससे टक्कर लेने जा रहा है, या उसको इस वक्त जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है, और इस मिस कैलकुलेशन के अंदर भारत को मुँह की खानी पड़ी, नाकामी का सामना होना पड़ा। कुछ दिन कबल भारत की तरफ से भी इंडियन जनरल्स की ये एतराफ़ आ चुके हैं कि किस तरह भारत के अपने पायलट्स मारे गए, भारत के अपने जहाज गिरे गए। उससे पहले जो भारत के अंदर शोर मच रहा था, और एक नहीं कई बार वहां पर यह बात साबित हुई कि उनके कई जहाज गिरे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। इससे पहले बीजेपी के एक लीडर आए, उन्होंने तस्लीम किया जी कि हाँ, हमारे जहाज जो है ऑपरेशन के अंदर जो है गिरे, और इस शिकस्त को तस्लीम किया गया। साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा जो जारी रहा रिसेंटली, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से था। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जरूर बात करेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान में सरमायाकारी में कोई कमी आई है बैरून मुल्क, क्योंकि भारत में प्रोपेगेंडा ऐसे किया जा रहा है कि पाकिस्तान से बहुत सी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स यहां से जा चुकी हैं। क्या यह हकीकत है या फिर यह एक और झूठा प्रोपेगेंडा है, या बिल्कुल इसके बरस हकीकत है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है? इस पर हकाइक पे बात करेंगे, और फिर खास तौर पे आज क्रिप्टो करेंसी पे भी प्रोग्राम में लेटर बात होगी कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है स्टेट बैंक की वो क्या है इस बारे में, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान उनके मुकाबले में आज कहां खड़ा है, पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या है क्रिप्टो और बिटकॉइन के हवाले से। तो वील स्पीक ऑन दिस एज वेल कि ये हमें आगे क्या हिकमत भी अपनानी चाहिए। तो ये सब कुछ तफसीलन गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। मुख्तसर से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात AVM एजाज महमूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। एजाज साहब, पहले तो ये बताइएगा कि भारत की तरफ से एक नहीं कई बार ये एतराफ़ हो गया कि हाँ, हमारे जहाज गिरे, हमारे पायलट्स, आलमी सतह पे तो हो ही रहा था, अभी रिसेंटली उनकी एक स्टेटमेंट आई जनरल की, तो उसके बाद भी एतराफ़ हुआ। ये कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि दुश्मन खुद मान रहा है कि हाँ, हमारे पायलट मारे गए या हमारे जहाज गिरे? AVM साहब। जी एजाज साहब, ये जो आपने बातें की और आपने सवाल किया है, तो मैं जवाब में ये अर्ज करूं कि हमारे जब से काम हुआ, भारत ने मीडिया और मीडिया सब उसने अच्छा सर, मैं अगर हम आपको रिकनेक्ट कर सकें, क्योंकि आपकी आवाज़ में खलल आ रहा है, हम इसको अगर रिकनेक्ट करके हम चेक कर सकें आवाज़ इस वक्त क्या डिस्टर्बेंस है, और इस अहम तरीन मामले पर इनका तज्ज़िया हासिल कर सकें कि आखिर क्या कहते हैं कि
जो इस सूरत हाल पे, और ख़ास तौर पे क्योंकि आर्मी चीफ की आज फील्ड मार्शल की अहम तरीन स्टेटमेंट्स आई कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस हो, स्ट्रैटेजिक ओवरसाइट हो, या ख़ास तौर पे जो भारत की मिसकैलकुलेशन थी, या इस बात का जवाब दिया गया कि किस तरह भारत की कोशिश थी, या रिसेंटली स्टेटमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान की को मदद हासिल थी चाइना की, और चाइना आइडेंटिफाई कर रहा था उन लोकेशंस को जिस पे भारत पाकिस्तान बाद में हमला कर रहा था। तो इस हवाले से आज वाज़े तौर पर बड़ा दो टोक और वाज़े जवाब दिया गया है, हिकमत अमली पूरी बयान की गई है, और ख़ास तौर पे भारत क्यों नाकाम हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, और उस नाकामी को छुपाने के लिए उसने जो मजीद मिस कैलकुलेशंस की, इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू की गई है। और आज इस अहम तरीन खिताब में एनडीओ के अंदर फील्ड मार्शल की तरफ से कहा गया है, और इसके साथ साथ भारत के अंदर जो आवाज़ें हैं, यानी नाकामी का एतराफ़ भी है, सियासी शिकस्त भी है, सियासी प्रेशर भी नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, उसको सरेंडर मोदी कहा जा रहा है, तो वो भी बढ़ता जा रहा है। एजाज महमूद साहब साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, आप फरमा रहे थे कुछ, प्लीज गुफ्तगू कीजिएगा। जी एजाज। कहना था जी कि ये इस जंग में, जंग शुरू होने से पहले पहलगाम के वाकया से लेके फिर जंग के दौरान और जंग के बाद से अब तक भारत जो है वो मुसलसल अपने मीडिया के थ्रू वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव बिल्डिंग की वो जो है ना एक लाहासिल कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। मतलब आपने देखा कि पहले उन्होंने हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जी ये तो हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, पाकिस्तान की फिदाइया ने ऐसे क्लेम कर दिया। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना 3 जहाजों का माने, फिर राफेल का माने, फिर 5 का माने, और फिर इंटरनेशनल कंफर्मेशन आए। फिर उन्होंने दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया कि अपनी जो है शिकस्त को उसको उसमें से अपनी जिम्मेदारी को या अपनी जो उनकी नाकामी थी उसका ब्लेम उन्होंने इस चीज पे डालना शुरू किया कि जी पाकिस्तान को तो इस जंग के दौरान एक तीसरी ताकत जो थी उसकी मुकम्मल ऑपरेशनल मदद हासिल थी, तो हम एक नहीं बल्कि 2 मुल्कों से जंग लड़ रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल सरासर जो है बेबुनियाद है, क्योंकि हमारे पास अगरचे चाइनीज इक्विपमेंट है, लेकिन हमारे पास अमेरिकन इक्विपमेंट भी है और हमारे पास फ्रेंच इक्विपमेंट भी है और हमारे पास अपना बनाया हुआ भी इक्विपमेंट है। तो हम ये सारे इक्विपमेंट जो है वो खास तौर पे इस जंग के लिए तो कोई चीज भी हमें नई जो है वो रियल टाइम में या जंग से कुछ अर्सा पहले हमें नहीं मिली। ये हमारे तमाम वही एसेट्स हैं जो हम एक शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में हमने इनको एक्वायर किया, फिर इनको अपने सिस्टम में इंडक्ट करके ऑपरेशनलाइज किया और फिर इसके ऊपर एक आला दर्जे की तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके हमने इस पे महारत हासिल की और हम लोग इस पे कॉम्बैट रेडी हुए। जबकि उसके अगेंस्ट आप ये देखिए कि उन्होंने इजराइल साख्ता जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, उसके ऑपरेटर तो इजरायली थे जो कि रियल टाइम में इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे, जबकि हमारे पास तो कोई अमेरिकन, कोई फ्रेंच, कोई चाइनीज ऑपरेटर या टेक्नीशियन हमारे पास तो ना पहले था ना अब है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जी, और जिसका हमारा जो है ISPR और हमारे दूसरे जो इस पे मुतल्लिका इदारे हैं जो इसका बिल्कुल तवातर से जवाब दे रहे हैं, और दुनिया में कोई भी इंडियन जो है उसको नैरेटिव को कोई नहीं बाय कर रहा जी। ये उनकी जो है ना नाहासिल कोशिश तो और लाहासिल कोशिश है, लेकिन इसमें चीन को भी बराह रास्त मुलव्विस उन्होंने कर दिया एक तरह से। अपनी ये डोमेस्टिक पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दिया गया है कि क्यों अपनी पब्लिक को अपनी हार को कवर करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए कि जी हमारा एक से नहीं 2 ममालिक से मुकाबला था और इस वजह से ये हुआ, ये इसलिए था, या फिर ये कोई ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी प्लान है कि चाइना को भी इसमें शामिल करना है? क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो आप ये देखिए ना कि इस जंग का आगाज किसने किया। जब आप जंग का आगाज करते हैं और जितना आप हाइप क्रिएट करते हैं तो आपके अवाम की और पूरी कौम की तवक्कुआत भी जो है ना उसी के मुताबिक बिल्ड होती है। जब आपने कहा
कि जी हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जहाज है राफेल, और हमारे पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 की सूरत में, तो हम जो है पाकिस्तान को जो है ना हर महाज पे शिकस्त देंगे। लेकिन नतीजा पहले दिन से उसके बरक्स निकला। तो अब आपने उसके लिए कहीं ना कहीं तो वो जो है ना स्टेप बोर्ड किसी को तो बनाना था ना। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, या पाक फिजाइया या पाकिस्तान की अफवाज हमसे बेहतर ट्रेन थी। तो वो अब उसका ब्लेम कहीं शिफ्ट करने के लिए उन्होंने ये कहानी घड़ी है। लेकिन मतलब अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए या उस पर ढाल या उस पर कवर करने के लिए उन्होंने ये अब नया प्रोपेगेंडा किया कि क्योंकि चीन शामिल था, लेकिन जो उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल मदद थी कि चीन बता रहा था पाकिस्तान को कि यहां यहां ये है, या इंटेलिजेंस सपोर्ट थी, ये कितने मनगढ़ंत बात थी आपको लगता है? ये बिल्कुल 100% मनगढ़ंत है, क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे जो है हमने इस जंग के बाद प्रॉपर हमने इसके डीब्रीफिंग सेशन अटेंड किए, और हमने उन तमाम चीजों को जो है खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अच्छा। कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन पाकिस्तान की फिजाइया ने एयर पार के हवाले से मैं बात करूंगा, किस तरीके से और किन लोगों ने ये ऑपरेशन किए, वो यानी वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिए कि वो पाक फिजाइया वो पब्लिकली भी शेयर करेगी, और इंशाल्लाह वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। क्योंकि आजकल की जंग में आप देखिए कि आप कोई झूठ बोल नहीं सकते। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मिनट का क्या हर एक सेकंड की जो जंग है, कॉम्बैट है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कि आप उसको टेम्पर नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और दुनिया ने मान लिया। हमें जिस तरह आपको याद होगा जब हमने 2019 में जो ऑपरेशन स्विफ्ट अडॉप्ट किया था, और एयरफोर्स ने उसके बाद एक प्रॉपर मीडिया ब्रीफ की, और उसमें वो सारी चीजें जो है लाइव जो है रिप्ले करके दिखाई गई कि किस तरीके से वो टारगेट एंगेज हुए, किस तरीके से वो इनको शूट किया गया, और वो सारी चीजें जो है वो एक आर्काइव का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा बन गई है। तो इंशाल्लाह ये भी हम दिखा सकते हैं और दिखाएंगे भी। लेकिन अभी देखिए जंग खत्म तो नहीं हुई जी। इंडिया की कोशिश है। मैं इसी पहलू पे आ रहा था कि जंग खत्म, क्योंकि इस स्टेटमेंट में भी जो आज आई है ये कहा गया है कि हम हर वक्त मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, कोई भी शरारत और हिचकिचाहट हमारी तरफ से नहीं होगी। अगर कोई भी ऐसा जिसे कहा जाए कि इनिशिएटिव होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। खतरात अभी भी हैं, वैसे ही हैं, या उन खतरात में कमी हो गई है, या बदस्तूर समझते हैं कि जंग का खतरा अभी भी वैसी बदस्तूर बरकरार है? एम साहब, सीज फायर की मुद्दत का कोई तायुन नहीं होता, वो हफ्तों चले, महीनों चले। और दूसरे सीज फायर के फौरन बाद जो है मुज़ाकरात होते हैं। अब मुज़ाकरात जो है वो अभी तक तो शुरू नहीं हुए, क्योंकि इसमें मुज़ाकरात की जो एक फिजा बनाई जा रही थी वो मल्टीलेटरल थी, जिसमें अमेरिका और ने अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर की थी। और आपको पता ही है कि उनकी इंटरवेंशन से ही जो है भारत की अमन कायम हुआ था, ये सीज फायर हुआ था। और कोई 14 दफा जो है जाती तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट मीडिया में ये बात कह चुके हैं, लेकिन भारत तो वो भी नहीं मानता। और अब जब ये सूरत हाल है, भारत तो इसको बायलैटरल कहता है कि हम बायलैटरल बात करेंगे, लेकिन ना वो मल्टीलैटरल की तरफ कोई पेशकदमी हुई है और ना ही बायलैटरल। पाकिस्तान का तो हमेशा से ये स्टांस रहा है कि हम अब भारत के साथ तमाम मसाइल पे कॉम्पोजिट डायलॉग करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा भारत जो है उससे भागता रहा है। और एक चीज आप याद रखें कि जब तक हमारे दरमियान कश्मीर का मसला मौजूद है, जंग जो है उसके खतरात उसी तरह रहेंगे जैसे आज है या आज से पहले थे। क्योंकि जब तक आप एक मसले को हल नहीं करते जो जंग की वजह बनता है, तो जंग पे पॉसिबिलिटी तो रहती है, और हमें हमेशा हम वक्त उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और खास तौर पे इस वक्त जब भारत में इंतहा पसंद हुकूमत है
और वो पाकिस्तान के हाथों उनको एक जो है ना शिकस्त फाश हुई है। तो ऐसे जो जख्म खोरदा जो होते हैं ना जी जानवर, वो तो किसी वक्त भी दोबारा काटने के लिए आ सकते हैं। दरिंदा। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्योंकि रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स हुई और आपने जो कहा कि आफ्टर सीज फायर उसमें मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर दे शुड हैव बीन सम टॉक्स या राउंड ऑफ टॉक्स होना चाहिए था, तो वो जो सीज फायर के बाद पेशरफ्त होनी थी, जो इनिशियली अगर हम चले जाएं 13 मई या उन दिनों में आसपास, तो ये कहा गया था ट्रंप की तरफ से भी कि इसके बाद हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मुज़ाकरात होंगे जिसमें ब्रॉडर इश्यूज डिस्कस होंगे। वो चीज नहीं हुई या हुई या बैकडोर हुई आपकी नजदीक? क्या इस पे इत्तला? नहीं हुई। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि देखिए ऑलरेडी एक वॉर थिएटर ग्लोबली एक एक्टिव था यूरोप में, यूक्रेन और रशिया का। ट्रू, वेरी ट्रू। उसके बाद गजा में एक जो है एक मुसलसल जो है एक जंग की कैफियत थी, और फिर हमारे पाक भारत जंग के फौरन बाद ईरान इजराइल वॉर शुरू हो गई। तो वो जाहिर है वही एफर्ट जो अमेरिकन एफर्ट्स हैं डिप्लोमेसी की या पीस मेकिंग की, वो सारी डाइवर्ट हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका जो है वो जिस तरह उन्होंने प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। लेकिन सर इंडिया तो अमेरिका के रोल को नहीं मानेगा इसमें, यानी मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर तो वो नहीं चाहेगा कि इस बात को लेकर जाए, वो हमेशा इसको एक बायलैटरल इशू के तौर पे ट्रीट करता रहा। चलिए, अगर वो देखिए एक हाइब्रिड सिचुएशन भी हो सकती है ना कि इनिशियली पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो हो। देखिए ऐसे भी नहीं हो सकता कि हम जो है ना आज कोई फोन आए भारत से और हम अगले दिन जो है किसी न्यूट्रल जगह पे बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हो। उसके लिए जंग के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती है, एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू या बैकडोर ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू एक वो एनवायरनमेंट सेट की जाती है जिसमें दोनों साइड जो है वो अपने अपने जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस लेके आते हैं। फिर उसके ऊपर इनिशियल बातचीत होती है जो मिनिस्टेरियल लेवल पे, और फिर जाके कहीं उस पर कोई समिट या हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट लेवल पे मुज़ाकरात होते हैं। तो ये बतदरीज अमल है। इसमें मेरा ख्याल है अभी हमने उसका कोई भी स्टेप नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान दिन रात इसके लिए ओपन है, क्योंकि पाकिस्तान की एक ही स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। और भारत को भी ये सीख लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक रियलिटी है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। वो इस रीजन में अपने जो छोटे ममालिक के साथ वो जिस तरह का वो एक मुआनदाना रवैया रखता है और बुली का रोल प्ले करना चाहता है, छोटे ममालिक को वो अपनी टर्म्स पे वो चलाता है, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक कंप्लाइंट रियासत नहीं बन सकती। पाकिस्तान का एक कद-काठ है, पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है। पाकिस्तान ने जो है अक़वाम आलम में अपना एक तशख़्ख़ुस है, वो हम उसको इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे अपनी आवाम की कोशिशों से, अपनी जो है। दूसरी तरफ ये जो आप जिस तरह आपने कहा कि एक तो जख्मी दरिंदे की तरह कैफियत उस वक्त है कि वो जख्मी भी है और दरिंदा भी है, तो उसमें जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनकी आपने नजर रखी उस पर कि खासतौर पे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है नरेंद्र मोदी पे, जिसको सरेंडर मोदी अब कहा जा रहा है, उनका मीडिया अपना कह रहा है, उनके कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में मिसकैलकुलेशन के या जो इससे पहले स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन के चांसेस कितने हैं? और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका रुख क्या आप देख रहे हैं कि कोई बड़ी तब्दीली वहां आ सकती है, खासतौर पर सियासी तब्दीली भारत के अंदर? देखिए जी, अभी अगर तो आप कॉमन सेंस से जाएं जी, तो उनको उनकी मुसल्लह अफवाज को जिस तरह के उनके CDS ने और उनके एयर चीफ ने बयान भी दिए हैं, तो उनको कुछ वक्त लेना चाहिए अपनी हुकूमत से कि वो अपनी उन तमाम कमियों को पूरा करें जो उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में है, और पाकिस्तान को जो उन्होंने पहले एक टर्न वाला समझ के वो चल दौड़े थे, अब जरा वो एक रियलिस्टिक सिनेरियो में अपने जो है ना थ्रेट परसेप्शन बिल्ड करें और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें, तो फिर ही उनको करना चाहिए। अगर वो कॉमन सेंस की बात करें तो देखिए, जंग कोई बच्चों का खेल नहीं होता। उसके लिए जो है ना आपको ना सिर्फ ये कि
जो है ना इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, फोर्स कॉम्पोजिशन चाहिए होती है, बल्कि उसके लिए आपके पास वायबल प्लान्स होने चाहिए, जो अगर उनके पास नहीं थे इसलिए उनको शिकस्त हुई। तो वो उनको पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है एयर में, नेवी में, स्ट्रेटेजिक डोमेन में, लैंड वॉरफेयर में, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको जो है अपने जो है ना टाइम लेना चाहिए। लेकिन अगर ये उनकी क़यादत इस चीज से बजिद रही तो वो फिर जो है नतीजे, देखिए अगर आप हर उन्हीं चीजों के साथ अपना रिपीट या उसको वो दोबारा वही करेंगे, एक्शन रिप्ले करेंगे, तो नतीजे भी फिर वैसे ही आएंगे। हम तो तैयार हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए हम अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यही मैसेज दूसरा जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो एक्टिव हैं काफी। कुछ जर्नलिस्ट ने भी लिखा, जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उस मुलाकात में खासतौर पर मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे मुतल्लिक कुछ चेमोगोइयाँ, कुछ स्पेकुलेशंस, ये आपको अंदाजा है कि यहाँ पर तो इस वक्त मौका लोग ढूंढते हैं, लेकिन उस बुनियाद पे पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात या इस बुनियाद के ऊपर बहुत सी चेमोगोइयाँ हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपना तज्जिया पेश करें कि असल सूरत हाल क्या है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी इस वक्त इसमें अफवाहें हैं और झूठी मनगढ़ंत खबरें हैं पाकिस्तान की स्टेट को, जो एक खास तबका है जो चाहता है डिमोरलाइज करे, हमें मलाइन करे, हमें वो एक्टिव है। सबसे पहले तो हमें इस चीज का यकीन होना चाहिए कि हमारी क़यादत, खास तौर पे हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत, वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। जरूर खास तौर पे देखिए डोमेस्टिक जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर हम लोग, जाहिर है हर एक का हक है कि वो किस साइड पे अपना वजन डाले या वोट डाले, वो एक जमहूरी निज़ाम का एक हुस्न है। लेकिन इंटरनेशनल जो हमारी इश्यूज हैं उसके ऊपर मसला कश्मीर हो, मसला फ़लस्तीन हो, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, या पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से तो हम पे एक वॉर ऑफ टेरर मुसल्लत की गई है पिछली कई सालों से, उसके ऊपर हमारी पूरी कौम में यकजहती है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है, हमारे जो सिपा सलार हैं या उनके साथी हैं फॉरेन ऑफिसर, वो किसी ऐसी तजवीज़ के ऊपर जो है डेलिब्रेट करें या उसकी ऑप्शन को सोचें जो पाकिस्तान का जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। कौन सी गवर्नमेंट होगी जो इतना बड़ा रिस्क लेगी कि वो जो है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की जो उमंगे हैं उसके खिलाफ जाए या पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी के खिलाफ जाए, और क्यों अपने खिलाफ बैकलैश करे। लेकिन ये एक जो हमने जिस तरह कहा कि प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज हैं जो एक्टिव हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे इन प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज को, खासतौर पे ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर जो मुल्क के अंदर रहते हुए कोई मौका नहीं जाने देते कि वो हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करें, हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें या उनके खिलाफ किसी मुनज़्ज़म मुहिम में शामिल हों जो दुश्मन को बिलाखिर दुश्मनी को तक़वियत मिलती है ना ऐसी मुहिम से। तो वो ये कैसी कुव्वत है जो पाकिस्तान में एक्टिव है सर? या आपका कहा हो एक लफ्ज जो है ना जी, वो हम उसके लिए जवाब दे हैं, और हम लोग जब मीडिया पे माइक या कैमरे के सामने होते हैं या प्रिंट मीडिया में कुछ लिखते हैं या सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो हमें उसको जो है ना एक ही कसौटी पे परखना चाहिए, और वो ये है कि क्या मैं जो लिख रहा हूं इसका पाकिस्तान को फायदा है या पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा है। अगर मैं अपनी सियासी दुश्मनी में कोई ऐसा काम करता हूं जिसका नुकसान पाकिस्तान को है और फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को है, तो मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर, सीधी सी बात है। यही एक माना है, यही एक फिल्टर है जिसके ऊपर हमें अपनी हर बात को, अपनी हर हर्फ को, अपनी हर जो लिखी और कही हुई बात को जो है ना परखना चाहिए। सही। अच्छा, ये भी क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है और डोमेन है, जो फ्रेंच राफेल्स हैं उनके बारे में, और जो खास तौर पे जो सियासत हो रही है चीन और फ्रांस,
इस पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो खासतौर पे चीनी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ी है, फ्रेंच कुछ लिख भी रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, भारतीय हुकूमत पर भी सीखपा है, कभी उन्होंने ऑडिट की बात की, कभी कुछ कहा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सियासत हो रही है आलमी हथियारों के ऊपर और आलमी एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं ग्लोबली? देखिए जी, टू बी ऑनेस्ट, राफेल बड़े अच्छे जहाज हैं लेकिन जहाजों की एम्प्लॉयमेंट जो है ना असल चीज होती है। जहाज एक प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर वेपन्स लगे हुए हैं, वो एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन असल चीज तो वो पायलट है जो कॉकपिट में बैठा हुआ है, या वो कंट्रोल मैकेनिज्म है जो उसको कंट्रोल कर। तो लेकिन बदकिस्मती से भारत ने जो है ना जी अपनी जो है नाकबत नेशी से उन्होंने तो राफेल की मार्केट ही तबाह कर दी है। यकीन कीजिए, मैं आपके साथ शेयर करूं, हमारे एक कॉलीग हैं, वो रिसेंटली पेरिस एयर शो में गई हुई। अच्छा। तो वहां पे उन्होंने शेयर किया कि वहां पे चाइनीज इक्विपमेंट भी आया, उसे चाइनीज जहाज भी स्टैटिक और एयर डिस्प्ले दे रहे थे। तो राफेल के स्टॉल्स के ऊपर उनके जो पेविलियन थे उसके ऊपर जो है ना खाल खाल कोई नजर आ रहा था, जबकि चाइनीज इक्विपमेंट को देखने के लिए वहां लाइनें लगी हुई। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो है ना बहादुरी और पेशा वराना महारत की वजह से चाइनीज इक्विपमेंट को अपनी मार्केट में। अच्छा, ये इतनी आसानी से भारत ये कह के निकल सकता है इधर से कि स्केप गोट बना के इन जहाजों को कि ये जहाज ऐसे थे जैसे पहले भी हुआ है एक दफा, या फिर यहाँ पर मसला होगा, मुश्किल होगा निकलना इधर से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि वो इतनी आसानी से, जो ये डिसाल्ट कंपनी जो ये जहाज बनाती है वो कोई ऐसे छोटे ग्रुप नहीं है, और वो एक बड़ा मुल्क है जो उसको बैक करता है फ्रांस, और वो अपनी क्रेडिबिलिटी को वो इस तरह डैमेज नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, और साथ में क्योंकि हमने बात की कि पाक भारत जंग के हवाले से, आपने कहा जब तक मसला कश्मीर है जंग का खदशा बदस्तूर बरकरार है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको लगता है कि कोई पीस अकॉर्ड्स की तरफ जा रहा है, हल की तरफ जा रहा है, या आपको लगता है कि दोबारा चांसेस हैं कि हम वो मामला भी एस्केलेट हो सके? क्या लगता है? देखिए, इस वक्त तो जो है जाहिर ये लग रहा है, देखिए आने वाले कल का हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत मल्टी लेवल जो है उसमें लेयर्स हैं उस कॉन्फ्लिक्ट की, और उस जो कॉन्फ्लिक्ट की बहुत सी पार्टीज हैं, और उसमें बहुत सारे रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। लेकिन अभी तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका की कोशिशों से और जो उनके साथ जंग में हुआ है उसके बाद अभी वो एटलीस्ट फॉर ए रीजनेबल टाइम आप कह सकते हैं कि वो टेम्परेरी कह लें कि वो कोई इसको कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो, और उसके बाद वो अपनी जो रीजनल ममालिक के साथ सपोर्ट है उसको मजीद बेहतर करें, और फिर जो है, लेकिन वही बात है कि फलस्तीन का मसला भी वो इस पूरे मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसका वो एक कोर इशू है। और जहाँ पे इस तरह का एक मसला जो 70 साल से चला आ रहा है, ये उतना ही पुराना है जितना मसला कश्मीर है। तो जब तक वो मसला जो उसके असल फरीक है उनकी रजामंदी से और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो मसला हल नहीं होता, ये जंग के खतरात जो है वहां रहेंगे। और आप ये मत भूलिए, आखिरी बात, कि तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक बहुत बड़ा पहलू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का होता है, कि अगर आप एक हाइपोथेटिकल केस लें कि अगर सारी दुनिया में अमन हो जाए तो फिर जो दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट जो सबसे बड़ी तजारत है वो उन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, उन कंपनीज का क्या बनेगा, उन कॉरपोरेशन का क्या बनेगा, उन ममालिक का क्या बनेगा जिनकी इकोनॉमी ही जो है वो छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने से और फिर लोगों को अपना इक्विपमेंट बेचने के उनकी इकोनॉमी चल रही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो तमाम तर जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, पीस की ख्वाहिश और बाकी सारी जो इंसानी जो है ना ह्यूमन राइट्स और जितने भी आप सोशल नॉर्म्स की हम बात करते हैं,
ये फिर उन सारी चीजों को डिनाई कर देते हैं। एग्जैक्टली सही। एक ब्रेक लेते हैं। ये सब आपने प्रोग्राम में बहुत मुफस्सल और बेहतरीन तज़िया दिया इस पूरी सूरत हाल के ऊपर के कहाँ जो हमने आज खिताब एनडीयू में फील्ड मार्शल ने किया, उस खिताब का पस मंज़र और ख़ास तौर पे भारतीय प्रोपोगंडा जो भारत ने पूरी कोशिश की, मजमून में कोशिश थी कि वो कह सके कि एक नहीं 2 ममालिक थे इसमें शामिल, और ये हम पर जो हमला था पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था उसमें चाइना की फुल सपोर्ट थी। उस प्रोपोगंडे का आज हमने बड़ा वाज़े और दो टोक अंदाज में दिफा किया है, जवाब दिए, अपनी हिकमत अमली बयान की है, और ना सिर्फ अपनी हिकमत अमली बयान की है बल्कि ये बताया है कि किस तरह भारत की नाकामी की वजह क्या थी, वो किस तरह स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन कर रहे थे, उनके पास फोरसाइट नहीं थी कि वो पाकिस्तान एक एटमी रियासत से टक्कर ले रहे हैं, और वो किस तरह समझ रहे थे और आखिर हकीकत क्या हुई, वो तमाम अवामिल हमने बेनकाब किए। एक ब्रेक के बाद, क्योंकि बात हुई है मईशत की, तो कुछ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझेंगे, और ख़ास तौर पे एक भारतीय प्रोपेगेंडा रिसेंटली पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से हुआ है, उससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, ख़ास तौर पे भारतीय प्रोपेगेंडे पे आज बात हो रही है कि किस तरह फैक्ट से हटकर बात होती है, पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश होती है। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर से भी इस प्रोपेगेंडे में शामिल होती हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की मईशत को लेकर और ख़ास तौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, या फिर ये कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल्स एग्जिट कर रही हैं, और ये नहीं कि तकरीबन नंबर्स के साथ बात की जा रही है कि 2 दर्जन यानी तकरीबन 24 से करीब मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान से एग्जिट कर चुकी हैं, जबकि हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। 2 या 3 बल्कि जो इन्वेस्टमेंट आई उसकी तफसीलात भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं। जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि 2 दर्जन फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान से जा चुकी हैं, असल हकीकत क्या है जी कि 3 गई हैं, 20 ने डाउन साइजिंग की है, कुछ ने रिस्ट्रक्चरिंग की है। तकरीबन 10 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एक्सपेंड किया है, और वो मल्टी मिलियन डॉलर्स में है जिसमें उन्होंने एक्सपेंड किया है। आरामको एक कंपनी है, इत्तेहाद ट्रांसशन, ली ऑटो, वीवो, डीपी वर्ल्ड हुआ है, ये सब कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक्सपेंशन की है या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। तो पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी आई है, और दरअसल हकीकत क्या है, डॉक्टर फरूख सलीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। आप पहले फरमाइएगा कि ये जो भारतीय प्रोपेगेंडा है कि 2 दर्जन से जायद मल्टीनेशनल्स एग्जिट कर गई पाकिस्तान से फॉरेन कंपनीज, और असल हकायक इसके क्या है, आवाम के सामने रखिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मालूमात की जंग है जी। भारत से, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है, पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा है, करता रहेगा। पाकिस्तानी इदारों को भी चाहिए कि वो भी अपनी उसकी काउंटर नैरेटिव जो है या सच जो है वो सामने रखें। अफसोस उस वक्त होता है सिफान साहब कि जब पाकिस्तानी मीडिया जो है या पाकिस्तानी मीडिया में जो किरदार हैं वो तहकीक किए बगैर जो कुछ भी भारतीय मीडिया में आता है उसको सच मान लेते हैं या उसको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैंने हकाइक की तहकीक करने की कोशिश की थी कोई 2.5-3 साल के अरसे में। इसमें कोई शक नहीं कि 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने एग्जिट किया। देखिए, जो बैरूनी कंपनीज हैं, जो दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड रोल होता है। एक तो एग्जिट होता है कि मुल्क छोड़ के चले जाना, एक टर्म वो इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, कि इस्लाह कर रहे हैं, जो पुराना मॉडल था उससे कहीं नए मॉडल में जा रहे हैं। तीसरा होता है एक्सपेंशन के, जो उनके ऑपरेशंस हैं उसमें तौसी कर रहे हैं, और फिर कोई न्यू FDI यानी कि कोई नई सरमायाकारी सामने आती है। अब पिछले 2.5-3 सालों में 3 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने एक्चुअली एग्जिट किया है, यानी कि वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। उसमें शेल है। अब हुआ ये कि शेल के कुछ 77% शेयर जो हैं वो एक और सऊदी कंपनी है वाफी, उसने खरीद लिए। तो पाकिस्तान का उसमें नुकसान नहीं हुआ। शेल चला गया, उसने अपने शेयर जो है वो वाफी को बेच दिए, तो वाफी की आप समझे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गई, शेल की चली गई। इसी तरह टेलीनॉर जो नॉर्वे की कंपनी है, उसने ये फैसला किया कि वो इस खित्ते से जा रही है, एग्जिट कर रही है। टेलीनॉर जो है वो चली गई, उसके जो शेयर्स हैं वो तकरीबन $500 मिलियन के PTCL ने खरीद लिए।
तो आप समझिए कि एक गई और दूसरी जो आ गई सही। उसकी जगह उसने शेयर खरीद लिए। तो वो बैलेंस जो है पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वो बराबर हो जाता है। जो नॉर्वे की कंपनी ने जो शेयर बेचे थे वो तकरीबन 17 करोड़ शेयर बेचे थे, 118 रुपए का शेयर था, वो पीटीसीएल ने खरीद लिए और वो नॉर्वेजियन कंपनी के जो ऑपरेशन है वो पीटीसीएल के पास चले गए। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कहा जा रहा है कि शायद वो एग्जिट कर गई, तो पाकिस्तान को छोड़ के चली गई। तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की है। उनका जो पहला मॉडल था पाकिस्तान में ऑपरेट करने का, वो उनके पास 3 या 4 लोग पाकिस्तान में थे और वो पाकिस्तान का ऑपरेशन चला रहे थे। अब उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा नया मॉडल होगा वो पार्टनर लेड होगा और वो क्लाउड डिलीवरी के थ्रू होगा। यानी कि 100% सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट की पाकिस्तान में अवेलेबल थी वो अभी भी अवेलेबल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्टिमाइजेशन की है, उन्होंने एग्जिट नहीं किया, वो इस मुल्क से गए नहीं। सही। तो ये देखा जाए तो 3 कंपनीज ने एग्जिट किया, उनमें से भी एक कंपनी जो आप कह रहे हैं कि उसको तो शेयर्स एक सऊदी कंपनी ने खरीद दिए। तो नेट अगर देखा जाए तो 2 कंपनीज ने एग्जिट किया। कितनी कंपनीज ने डाउन साइजिंग की या रीस्ट्रक्चरिंग करी, इसकी कोई फिगर है इस पर डॉक्टर साहब? देखिए 3 में से 2 कंपनी, एक्चुअली टेलीनॉर जो है उसने एग्जिट किया और उसके सारे शेयर भी पीटीसीएल वो लोकल हो गए। और कितनी फॉरेन कंपनीज ने डाउन साइजिंग की या इसकी कोई डाउन साइजिंग या रीस्ट्रक्चरिंग करी? जी, इसको माइक्रोसॉफ्ट को आप रीस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं कि उन्होंने पहला वाला मॉडल जो है वो छोड़ दिया और नया मॉडल इख्तियार कर लिया, जिससे उनकी पाकिस्तान में सर्विसेज के ऊपर किसी किस्म का कोई श्रिंकेज नहीं हुई, कुछ कमी वाकई नहीं हुई। जो 100% सर्विसेज पहले दे रहे थे अभी भी एग्जैक्टली उतनी सर्विसेज दे रहे हैं। एक एस्पेक्ट जो बताया नहीं जा रहा वो ये है कि तकरीबन 1.8 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी पाकिस्तान में। मैं उसी पे आ रहा था। तो ये जो अरसा है 1.8 अरब डॉलर का, ये किस अरसे की बात आप कर रहे हैं? किस साल से किस साल तक आई हैं और कितनी कंपनीज फॉरेन आई पाकिस्तान में मल्टीनेशनल? ये सिर्फ पिछले माली साल की बात हो रही है, क्या 12 महीनों की बात हो रही है। उसमें अरामको की एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो तकरीबन 1 अरब डॉलर की है। डीपी वर्ल्ड कोई 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक चाइनीज ऑटो कंपनी है ली ऑटो के नाम से, वो कोई 70 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इत्तेहाद एयरवेज जो है वो 15 मिलियन डॉलर की नई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरह एक 2 चाइनीज कंपनीज और हैं, एक वाइवो के नाम से, एक ट्रांसजोन के नाम से, वो एक 50 मिलियन और एक 100 मिलियन। तो ये अगर आप इसको जमा करें तो मजमूई तौर पे कलेक्टिवली ये तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर की नई सरमायाकारी बनती है, एक साल में आ गई है। और तकरीबन कितनी कंपनीज, यानी 10 के करीब कंपनीज हैं जो आ गई हैं अगर 2 या 3 साल के अरसे के दौरान देखा जाए? जी, लगभग दर्जन भर के कंपनीज हैं, दर्जन भर कंपनीज हैं मेजर वन जो नई सरमायाकारी। अब देखिए 1.8 बिलियन डॉलर से साहब काफी नहीं है, ये कम है जी। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और मुशर्रफ साहब के जमाने में मुझे याद आता है कि 2007 या 2008 का एक माली साल गुजरा है जिसमें तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी हुई थी। तो उसको अगर हम पोटेंशियल गिन लें तो फिर ये 1.8 अरब की नई सरमायाकारी तो जरूर हुई है, लेकिन ये कम। अच्छा, लेकिन ये तो बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास 1 से 1 दर्जन कंपनीज आई, जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 2 दर्जन कंपनियां चली गई, वो बिल्कुल हकाइक से बरक्स है। और हमारे मुल्क के अंदर भी आप सही कह रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव चीज होती है तो उसको हम बिला झिझक जो है प्रमोट कर देते हैं कि पाकिस्तान से कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, लेकिन हकाइक तो ये है कि पाकिस्तान में कंपनीज आई हैं ओवर द ईयर और इन्वेस्टमेंट भी आई है। कुछ कंपनीज गई 1 या 2, बाकी ने ऑप्टिमाइज किया या रीस्ट्रक्चर ही किया, ये असल हकाइक है। जी, ऐसे लगता है कि बुरी खबर जो है वो शायद बिकती है, उसको तहकीक किए बगैर हमारे मीडिया में कुछ अदाकार हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद कोई इंडिविजुअल्स हैं जो उसको बगैर सोचे समझे उठा लेते हैं, तो शायद हमारी खबर ज्यादा दिखेगी। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि आपने उस पर लिखा बिटकॉइन के बारे में, तो पहले तो ये बताइएगा कि आलमी सतह पर अमेरिका, यूके, फिर दीगर जो ममालिक, साउथ कोरिया, जो तमाम कितनी टोटल इनकी बिटकॉइन होल्डिंग्स हैं इस वक्त, इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां पर इस वक्त स्टैंड करते हैं? देखिए, अभी भी सबसे बड़ी जो बिटकॉइन की होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की ही है। अच्छा। लेकिन पिछले कोई साल भर से
बल्कि आप समझ लीजिए कि 18 महीनों से जब से ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने अपना एक ETF जारी किया था शायद जनवरी 2024 में, और वो ETF की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे कामयाब ETF साबित हुआ। उस ETF के अंदर तकरीबन 70 अरब डॉलर के बिटकॉइन की जो सरमायाकारी है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये बिटकॉइन की सरमायाकारी जो है ये बढ़ रही है नेशन स्टेट की तरफ, ये बढ़ रही है सॉवरेन वेल्थ फंड की तरफ। दुनिया के जो बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, इसी तरह नॉर्वे का एक बहुत बड़ा जो वेल्थ फंड है वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है। तो ये शुरुआत हुई थी रिटेल इन्वेस्टर्स से, यानी कि इनफरादी शख्सियात जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बिटकॉइन के अंदर, फिर ये कुछ फैला है कॉर्पोरेशंस के अंदर, और अब ये नजर आ रहा है कि नेशन स्टेट्स और सॉवरेन वेल्थ फंड जो हैं वो बिटकॉइन में। लेकिन जो ये वनरेबिलिटी है इस एसेट क्लास की, उसको सामने रखते हुए भी नेशन स्टेट, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का जाना या फिर इंस्टीट्यूशंस का भी जाना एक वक्त को समझ में आता है कि हाई रिस्क टेकिंग पे, लेकिन ये नेशन स्टेट्स भी जा रही है सॉवरेन वेल्थ पे, तो सॉवरेन वेल्थ फंड जा रहे हैं, तो क्या वजह क्या है इसकी, क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है? मेरा ख्याल है कि एक इदारे और मुल्क ये जानने शुरू हो गए हैं कि एक चीज कहलाती है वॉलेटिलिटी, जिसको आपने शायद रिस्क का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती, लेकिन पिछले कोई 14 साल के अरसे में ये इसका जो इसमें जो इजाफा आ रहा है, जो तेजी आ रही है, वो तकरीबन मुसलसल है। और दुनिया का कोई भी असासा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, ये सब एसेट्स को इसने मार्क किया है टोटल रिटर्न के हवाले से। वॉलेटिलिटी इसमें जरूर है, लेकिन वॉलेटिलिटी और रिटर्न को उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों में एक डिस्टिंक्शन, एक हमें तफरीक कर लेनी चाहिए कि वॉलेटिलिटी जरूर है, रिस्क नहीं है। इसमें जो कीमत है वो इसका मुसलसल पिछले 14 सालों से बढ़ती चली जा रही है, और इसके मुकाबले में कोई भी और ऐसा शासन नहीं है जिसने इससे ज्यादा टोटल रिटर्न दिखाया हो। और हमारी पॉलिसी क्लियर है इस बारे में, या अभी हमें कंफ्यूजन का शिकार है हम लोग? क्योंकि पहले तो हम इसको बैन कर चुके हैं, फिर हमने ये कहा था कि नहीं ये बैन, हम प्रोहिबिशन हमने कहा था कि प्रोहिबिटेड है ये, फिर हमने इसको कहा कि जी कि बैन नहीं, अंडर रिव्यू है। तो अभी स्टेटस हमारा क्या है इस बारे में? देखिए, जो कागज पे जो ऑफिशियल स्टेटस है वो अभी तक यही है कि स्टेट बैंक जो कहता है कि ये इलीगल है, और स्टेट बैंक ये कहता है कि कोई भी बैंकिंग अदारा इसके अंदर डील नहीं कर सकता। उसके बावजूद जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इस वक्त इन्वेस्टेड हैं, इस वक्त ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत को फोकस करना होगा कि अगर सारी दुनिया इसकी तरफ जा रही है तो पाकिस्तान कहीं आइसोलेट ना हो जाए, हम कहीं वाहिद मुल्क ना रह जाएं कि जो बिटकॉइन के खिलाफ है। सही। और हम एज ए सॉवरेन वेल्थ फंड या स्टेट के लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है आपकी नजर में? देखिए, एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है कि अगर हमारे सारे के सारे स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो डॉलर में पड़े हैं, और तारीखी तौर पे पिछले कोई 3 से 4 महीनों में डॉलर की कीमत जो दुनिया भर की करेंसीज के मुकाबले में तकरीबन 10% गिरी है। तो एक तो इसको जिसको हेजिंग कहते हैं कि बजाय इसके कि स्टेट बैंक अपने सारे के सारे असासे डॉलर के अंदर रख ले या सोने के अंदर रख ले, तो एक ऐसा असासा जो इन दोनों असासों से बेहतर है, उसमें अगर डाइवर्सिफिकेशन की जाए तो दुनिया भर इस वक्त ये सोच रही है कि वो बेहतर कदम होगा। सही। अच्छा, और साथ में क्योंकि आपने लिखा है इस पे भी आलमी जो खासतौर पर पीस मेकिंग और मिडिल ईस्ट के अंदर जो पीस के हवाले से अकॉर्ड्स की बात हो रही है, तो क्या तवक्कात है इस पर, और इसके आलमी माशी मंजरनामे पे क्या असर पड़ सकते हैं? देखिए, आलमी माशी मंजरनामा जो है, जो ब्रेटन वुड्स में कोई आज से 70 साल पहले IMF और वर्ल्ड बैंक की शक्ल में जो बनाया गया था, उसमें एक बड़ी गहरी तब्दीली आ रही। तब्दीली धीरे धीरे आ रही है, लेकिन बड़ी गहरी तब्दीली है, और बेशुमार बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर से हेज कर रहे हैं, डॉलर से निकल रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि डॉलर की कीमत आलमी मंडियों में मुसलसल गिर रही है। पाकिस्तान अगर उस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता है और अपने डॉलर के असासे जो गिर रहे हैं उनसे डाइवर्सिफाई करके किसी ऐसे असासे में चले जाए जो स्टेट बैंक के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो,
फ्यूचर के लिए बेहतर साबित हो, तो मैं समझता हूँ कि उस तरफ कोई कानून साजी करने की जरूरत सही। और लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आलमी अमन के हवाले से खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर पीस अकॉर्ड्स की बात हो रही है, उस पर क्योंकि आपने लिखा भी तज़किया, मुझे बताइएगा कि आप क्या तवक्को रखते हैं और उसका असर क्या देखते हैं आलमी माशी मंजरनामे पे? देखिए, 2015 में जब ओरिजिनल अब्राहम अकॉर्ड्स किए गए थे, तो उसमें 4 ममालिक शामिल थे। उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट शामिल था, उसमें बहरीन शामिल था, और फिर उसके बाद सूडान और मोराको उसका हिस्सा बन गए थे। अब अगर हकाइक ऑन द ग्राउंड आप देखें तो इन चारों ममालिक ने जब इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किए हैं, तो उसके बाद से माशी जो आप समझिए कि ट्रेड के हवाले से चारों मुल्कों की इजराइल के साथ ट्रेड बहुत बढ़ गई है। इजराइल की टेक्नोलॉजी जो सूडान ने इंपोर्ट की थी, जिसमें वाटर ड्रिपिंग की टेक्नोलॉजी है, उसमें सूडान ने अपने कुछ सहरा जो हैं उनको फर्टाइल कर लिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जो ट्रेड है वो तकरीबन $3-4 बिलियन पे पहुंच चुकी है, और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो $10 बिलियन पे जा रही है। जो टूरिज्म है उसमें 2-2.5 लाख से ज्यादा जो शहरी हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इजराइल से आ रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बाकी ममालिक। तो ऑन द ग्राउंड जो है वो मिडिल ईस्ट की जो सियासत है, जो जियो पॉलिटिक्स है, वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद बहुत बदल गई। सही। और आपको लगता है कि आगे भी इसके जो असरात हैं, और खासतौर पे जो अभी अमन की कोशिशें रिसेंटली, इसका भी असर पड़ेगा माशी मंजरनामे पर आगे? इस खित्ते में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उसके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो इसके हक में जा रहे हैं, इसके हक की इस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर एक परमानेंट किस्म का जो अमन है वो आ सके, और साथ ही साथ जो माशी तरक्की है उस पूरे खित्ते की, वो अब्राहम अकॉर्ड्स की बुनियाद के ऊपर एक नई, आप समझे कि मंजिल या एक नई बिल्डिंग खड़ी की जा सकती। और लास्टली थोड़ा सा अगर हम इसे सम अप करें तो बिटकॉइन के हवाले से आप रिकमेंड क्या करेंगे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कि हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पे इसके लिए? देखिए, 2 किस्म की प्रपोजल चल रही हैं। अगर भूटान का मॉडल फॉलो करते हैं तो फिर जो सस्ती बिजली है, जिसके हमारे पास वसाइल हैं, जो तरबेला डैम समझ लीजिए या मंगला समझ लीजिए, तो फिर बिटकॉइन माइनिंग की तरफ जा सकते हैं, जो भूटान का मॉडल है। एक एल सल्वाडोर का मॉडल है जिसमें बाजार से, जिसमें मार्केट से ट्रेजरी जो है वो बिटकॉइन खरीदती है, और ओवर टाइम जो है उसका वो वाला असासा जो है वो बाकी सासों के मुकाबले में बहुत तेजी से उसकी कीमत बढ़ती है। इन 2 मॉडल्स को जो है फॉलो किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन माशी हकाइक पर गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, 1-2 अहम पहलू थे, क्योंकि एक तो ये था जो क्लैरिफाई करना ज़रूरी था, भारत की तरफ से प्रोपोगंडा किया गया, पहले तो जो दिफाई लिहाज से प्रोपोगंडा किया गया कि पाकिस्तान को चीन की मदद हासिल थी, जो जंग हुई पाकिस्तान की उसके साथ, और उस पर आज जो फील्ड मार्शल ने बेहतरीन किस्म का जवाब दिया, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया, उस पर तफसीलन तज़किया हासिल किया कि आखिरकार असल हक़ाइक़ क्या है। साथ में भारत की तरफ से दूसरा अहम प्रोपोगंडा पाकिस्तान के माशी हक़ाइक़ को लेकर किया गया, और इस प्रोपोगंडे में यह कहा गया कि पाकिस्तान से कोई 2 दर्जन के करीब फॉरेन कंपनीज एग्जिट कर गई और अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर चुकी हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं थी, ये असल हक़ाइक़ नहीं थे। हमने आपके सामने स्टैटिस्टिक्स के साथ रखा कि किस तरह सिर्फ 2-3 अगर कहें और नेट कहें तो सिर्फ एक मुश्किल से कंपनी है जो उसने एग्जिट किया। इसके अलावा जो 2 कंपनीज उन्होंने एग्जिट भी किया, उन्होंने अपने शेयर्स किसी और को फरोख्त कर दिया और उनका काम यहाँ चलता रहा, जिनमें से एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और एक लोकल इन्वेस्टमेंट आई। और इसी तरह पाकिस्तान ने $1.8 बिलियन की बैरूनी सरमायाकारी 1 साल के अंदर आई, और 1 दर्जन तकरीबन फॉरेन कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने कदम जमाए। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उन्होंने ऑप्टिमाइज किया अपने ऑपरेशंस को, या रीस्ट्रक्चर किया, आप इस तरह कह सकते हैं। तो फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक ईमेल नेक्स्ट। भारतीय प्रोपेगेंडा स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के साथ बेनकाब किया। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।